Good evening, everyone. Is my voice and video clear? Voice और video clear है सभी को? So in the last class, we have left this question out: how O2 reaches to various cells in our body. ठीक है? Now हमने क्या देखा? Gaseous exchanges जो होते हैं, it happens through the process of what? Diffusion. Okay? It happens through the process of diffusion. Now this diffusion is very slow process. ठीक है? डिफ्यूजन इज वेरी स्लो प्रोसेस. हमारे बॉडी में अगर बस डिफ्यूजन हो रहा होता ना, तो ये जो ऑक्सीजन है हार्ट से लेकर लंग से लेकर हमारे पैरों तक पहुंचने में सालों लग जाते, अगर बस डिफ्यूजन से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता तो. ठीक है, तो इसीलिए ऑक्सीजन तुरंत ट्रांसपोर्ट हो, उसके लिए हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ओके, दिस पिगमेंट hemoglobin, ठीक है, कैरीज दिस ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये पिगमेंट कैरी करता है ह्यूमन बींग्स में दिस ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, सालों नहीं लगेंगे, आराम से चीजें O2 जो है सेल्स तक पहुंच जाएंगी. तो O2 reaches to various cells in our body through a pigment called hemoglobin. ठीक है, hemoglobin carries this oxygen to various parts of the body. क्लियर है ये सभी को? रेड ब्लड सेल्स में होता है ये. ठीक है, हीमोग्लोबिन. क्लियर है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हमने लास्ट में छोड़ा था ड्यू टू वॉइस ब्रेक हो रहा था, आपने बोला था. किसी को कुछ पूछना हो? हाउ O2 reaches to various cells in our body? It is carried through a pigment called hemoglobin, or hemoglobin transports oxygen from to various parts of the body. Clear है? Anything else? नहीं. Now the next section is mechanism of energy. एनर्जी रिलीज कैसे कैसे होती है, ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन कैसे होता है. टेकन फ्रॉम क्लास 10 एनसीईआरटी. इट इज गिवन इन क्लास 10 एनसीईआरटी. ये रहा, where it is, just give me 1 minute. See, given in class 10 NCERT. So we are reading this. Now, what is this? देखो, ग्लूकोज, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में नहीं जा रहे, बट ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल. ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं. हमने जब सेल देखा था तो सेल में हमने एक प्रोटोप्लाज्म का रीजन देखा था. सेल में प्रोटोप्लाज्म मींस व्हाट? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल से कन्वर्ट होकर क्या बनता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको हम क्या बुलाते हैं? पाइरूवेट. एंड some amount of energy is released. Now this pyruvate 3 carbon molecule के 3 पाथवे हो सकते हैं. ठीक है, what are those 3 pathways? पहला कि उसको ऑक्सीजन मिले ही ना, जैसे कि ईस्ट में. ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगी, ओनली फंगस विच इज यूनिसेलुलर. ईस्ट में इनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, और ईस्ट में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये पायरुवेट क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. ठीक है, हमारे बॉडी में कैसे कन्वर्जन होता है ग्लूकोज का? तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट जो है एनर्जी जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनर्जी के साथ और भी चीजें जनरेट होती हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है. What are the other products apart from energy generated in mitochondria when glucose gets converted into energy? Other products were what? Carbon dioxide and water. Please remember the products. Okay. फिर बोलेंगे कि
बीपीएससी वाला टफ क्वेश्चन पूछता है, टफ नहीं पूछता, पढ़ के आप नहीं जाते। सेकेंड, चल, अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। व्हाट हैपेंस इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन? सर लैक ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब हो गया? ऑक्सीजन की मात्रा कम है, दैट केस में इट फॉर्म्स लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? हमारे मसल्स में, और इसी के वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प आता है ना, दुखने लगता है कभी कभी, मसल्स क्रैम्प, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। ओके, क्लियर है? सेल का जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने क्या सीखा था? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, और एनर्जी जो रिलीज होती है इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ करेंसी कॉल्ड एटीपी। एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। ना बॉडी को जब जरूरत होती है बेटा एनर्जी की, तो हमने वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में जो लास्ट वाला फॉस्फेट है वो टूटता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान रखना, टर्मिनल फॉस्फेट ब्रेक्स एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। टर्मिनल फॉस्फेट, ध्यान रहेगा। सर क्या पढ़ा दे रहे हैं आप? ये रहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर and the energy equivalent to 30.5 kilojoule mole is released. ये भी नोट डाउन कर लीजिए, कितना एनर्जी रिलीज होता है? What is the amount of energy released? 30.5 किलोजूल पर मोल। और ये जो फॉस्फेट टूटता है किसकी मदद से टूटता है? वाटर की मदद से टूटता है। सर फॉस्फेट टूटता ही क्यों है? ऐसा भी हो सकता है ना यार, दूसरे सेल्स हैं उनको एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, एनर्जी कहां से मिलेगा? एटीपी से। क्लियर है सभी को? कुछ बाहर नहीं है, सब अंदर में है, इसलिए बार बार मैं रेफरेंस दिखाता हूं आपको एनसीईआरटी का। ओके, पता नहीं आप कौन सा किताब पढ़ के जाते हैं एग्जाम के लिए। कुछ पूछना हो? एनर्जी करेंसी, एटीपी, 30.5 किलो जूल पर मोल, वाटर, टर्मिनल फॉस्फेट, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? एनीथिंग? हाँ, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है दैट इज व्हाट? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो बेसिकली ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, सीखा था ना, रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, दिस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा क्या ये वर्ड याद दिला दिया हमें, लिख दिया मैंने वापस, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और कुछ पूछना हो? एनीथिंग? नहीं? आगे चले। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट पार्ट जो रेस्पिरेशन का है वो ये ध्यान रखना है। तो आई होप सबने लंग्स तो देखा होगा, इस तरीके का होता है, देखा है कि नहीं देखा? हैव यू सीन दिस? ये स्ट्रक्चर देखा है आपने? नहीं देखा है तो दिखा देते हैं, ये रहा। कैन यू सी दिस? लंग्स दिख रहा है सबको? ये लंग्स दिख रहा है सभी को इस बार? यस सर, पिक्चर दिख गया होगा सबको। नाउ व्हाट हैपेंस, लंग्स सांस छोड़ रहा है और सांस ले रहा है ना, यही हो रहा है, सांसें छोड़ी जा रही हैं और सांस लिया जा रहा है। तो इस केस में लंग्स में क्या हो रहा है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है, सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है। नाउ एक चीज ध्यान रखना, जब लंग्स से सांसें बाहर निकलती हैं, है ना, एयर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा एयर बाहर चला जाता है, ठीक है,
जब आप एक्सेल करते हो तो लंग्स में कुछ एयर बचा रहता है बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं सारा ऑक्सीजन बाहर हो जाता है। इस बचे हुए एयर को हम क्या बुलाते हैं? रेसिडुअल एयर। और रेसिडुअल एयर के वजह से जो लंग्स का साइज होता है उसे बुलाते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इज देयर इवन इफ यू एक्सेल, थोड़ा सा वहां पर ऑक्सीजन एयर बचा रह जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों रेसिडुअल वॉल्यूम जरूरी है? पन्नी से कभी हवा बाहर निकाला है, ये बताओ। हाँ, चिप्स का पैकेट ऐसे करके कभी फोड़ा है? पचाक, हैव यू डन दैट? बलून फोड़ा है? बलून, बलून पर आ जाओ, बलून पर। बलून तो फोड़ा होगा बर्थडे में। बलून अगर फोड़ दो सारा का सारा एयर बाहर, तो बलून क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। अगर सारा एयर बाहर हो गया तो बलून क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स हो गया तो लंग्स खत्म। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना है कि आपने एक्सेल किया तो एयर बाहर, और जब आप इनहेल करोगे थोड़ी देर बाद जब सांस लोगे तो एयर अंदर। तो ये जो एयर बाहर निकल चुका है और फिर जब एयर अंदर आएगा तो तुरंत हो जाएगा क्या ये? इट विल रिक्वायर व्हाट? सम टाइम। तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए जब एयर बाहर है और जब आप एयर इनहेल करोगे तो उस समय बेसिकली जो एल्वलाई पर गैसियस एक्सचेंज चल रहा होगा वो किस एयर का चल रहा होगा? रेसिडुअल वॉल्यूम का। तो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑल्सो गिव्स sufficient time for O2 to be absorbed and CO2 to be released. तो इन दो कारणों से रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लंग्स। टाइम देता है, ऑक्सीजन पहुंचेगा एल्वुलाई पर, क्या तुरंत एक्सचेंज हो जाएगा क्या? इट विल टेक टाइम। तो थोड़ा बहुत अगर टाइम लगेगा तो थोड़ा सा बचा के रखेंगे ना। दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम इज, ठीक है। एक चीज और हमें जाननी है विथ रेस्पेक्ट टू रेस्पिरेशन। रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स? वो जो लैंड्स पर रहते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई? व्हाई सच थिंग हैपेंस? एक्वेटिक एनिमल में जल्दी जल्दी सांस लेगा, जो धरती पर है हम लोग थोड़ा कम रेट पर सांस लेंगे। व्हाई? बिकॉज यही तो गड़बड़ है। बिकॉज less amount of dissolved oxygen in water। बेटा वाटर में तो ऑक्सीजन है ही, बट कौन से ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फंसा हुआ है वो ऑक्सीजन, ठीक है। व्हाट इज द सोर्स ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम? समो मान लो ये आपका पॉन्ड है, ठीक है, ये वाटर है। तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आ सकता है, ऑक्सीजन आपको यहाँ कहीं दिखेगा ऐसा ऐसा। साथ ही साथ ऐसा भी तो पॉसिबल है कि एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज कर दें। तो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ एक्वेटिक ऑक्सीजन। पानी में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? एक्वेटिक प्लांट्स एज वेल एज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से आ सकता है
एक्वेटिक प्लांट से आ सकता है, बट जितना भी आएगा बहुत कम मात्रा में आएगा। तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम है तो ज्यादा इनहेल करोगे तो ज्यादा ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ब्रीडिंग रेट इज फास्टर इन एक्वेटिक एनिमल्स। क्लियर है सभी को? यस सर। So this concludes our respiratory system. The next important system is excretory system. ठीक है? Next important system is excretory system. ये रहा। तो excretory system में अगर आप देखो तो what are the various parts of the excretory system? There will be a kidney. किडनी के बाद होगा यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, इसको ब्लैडर बुलाते हैं, एंड द लास्ट वन इज यूरेथ्रा, ओके, द पाइप through which the urine passes out of the body. इसमें the most important role is being played by this kidney. इस किडनी को खोलकर अगर आप देखोगे तो आपको मिलियंस ऑफ ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है? बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। उनमें से किसी एक को भी पढ़ लेंगे तो पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ना हो जाएगा। तो एक को हम खाली पढ़ रहे हैं और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? नेफ्रॉन। तो आपके घर में अगर एक्वागार्ड होगा और अगर आपने उसको देखा होगा तो वहां पर एक फिल्टर होता है। हैव यू सीन दैट? फिल्टर का काम क्या है? खराब सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेना, है ना? और जो पास आउट होगा, है ना, दैट विल बी स्टोर्ड। सेम थिंग नेफ्रॉन का जो फंक्शन है, ठीक है, नेफ्रॉन का जो फंक्शन है, ठीक है, किडनी के अंदर जब यूरिन वगैरह एंटर होती है तो व्हाट यू विल सी कि जो ग्लूकोज है, amino acids, salts, and a major amount of water are again reabsorbed. ये जो आप ट्यूब्स देख रहे हो ना, इसके थ्रू मूव करेगा ये सारा सब्सटेंस और ट्यूब के सरफेस पर फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है? ये सारा सब्सटेंस जब मूव करता रहेगा ट्यूब के सरफेस पर फिर से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और जो बचा खुचा बच गया, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन तो हो गया, जो भी हमें जरूरत है हम उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो बच गया खराब पार्टिकल दैट विल पास थ्रू दिस डक्ट टू दिस यूरेटर। ये जो बच गया खराब वाला उसको यूरिन बुलाएंगे। ठीक है? इट विल बी पास थ्रू यूरेटर एंड स्टोर्ड इन दिस ब्लैडर कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है? नाउ दिस यूरिनरी ब्लैडर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आर नर्व्स। हमारे नर्व्स के अंदर कंट्रोल होता है। ठीक है? तो बेसिकली L3, L4 और S1 नर्व्स होती हैं, ठीक है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, जो कि इस यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंट्रोल करती है। अगर इस पर कुछ खराबी आ गया तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है ये खराब हो जाएगा, है ना, दिक्कत होगी यूरिन पास आउट करने में। सो व्हाट यू विल सी, सिंस इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर नर्व्स, तो इट इज ऑन आवर विल कि हमें यूरिन कब पास आउट करना है। ठीक है? बट एक चीज हमें ध्यान रखनी है, चूंकि हम पढ़ रहे हैं, तो वी शुड नॉट कंट्रोल द यूरिन फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज यूरिन में केमिकल सब्सटेंस होते हैं बेटा हार्मफुल। ठीक है? ज्यादा देर तक अगर ये यूरिनरी ब्लैडर में अगर रह गया तो ये क्या होगा, ब्लड वेसल्स इसको अब्सॉर्ब कर सकते हैं और उससे केमिकल लीक भी हो सकती है हमारी बॉडी में। हमारे ब्लड का जो पीएच लेवल है वो घट सकता है और ब्लड टॉक्सिक भी हो सकता है। ठीक है? व्हेनेवर देयर इज एन अर्ज फॉर यूरिन वी मस्ट पास आउट। ओके? तो ये ध्यान रखने की चीज है, वरना मौत भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्सक्रीशन।
एक्सक्रीशन में किसी को कुछ पूछना हो? Now, can you suggest me, apart from kidney, what are the various other organs through which the process of excretion occurs? किडनी के अलावा और कहां पर एक्सक्रीशन होता है हमारे बॉडी से, बता सकते हैं आप? एक्सक्रीशन बेसिकली है क्या? अनवांटेड मटेरियल का बॉडी से बाहर हो जाना. इट हैपेंस थ्रू, एक बोला बच्चे ने, इट हैपेंस थ्रू स्किन, वेरी गुड. स्वेट जो बाहर जाता है. एक बच्चे ने बोला लंग्स, वेरी गुड. CO2 और H2O का एक्सक्रेशन होता है लंग्स के थ्रू. वेपर्स भी निकलते हैं बेटा H2O के, ध्यान रखिएगा. ठीक है, लंग्स, CO2 H2. नोज तो पाथ प्रोवाइड करता है यार. It is through eyes in the form of tears. It is in the form of earwax. Unwanted material are moved out of the body. Earwax. और कभी ये सुना है? लीवर. याद है लीवर में हमने एक जूस पढ़ा था, लीवर सेक्रेट्स अ बाइल जूस, याद है? This bile is the excretory product of liver, जो कि स्टमक में जाकर हेल्प करता है. लीवर के लिए वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. दिस बाइल इज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर लीवर. क्लियर है ये चीज? ध्यान रहेगा सभी को. ये सब बहुत कम चांस है कि आपसे फिर से पूछा जाए. लीवर ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा लीवर. ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट इज हार्मोन्स. ह्यूमन हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स. प्लांट हार्मोन्स तो हमने पढ़ लिया. बोमेंस कैप्सूल कलेक्ट करता है बेटा, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि चीजों को कलेक्ट करता है. दिस इज व्हाट बोमेंस कैप्सूल इज. उसका कोई ऐसा फंक्शन है नहीं, फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है. हार्मोन्स. नाउ हार्मोन्स आर बेसिकली सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स. और ग्लैंड्स दो तरीके हो सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. मतलब समझते हैं इसका क्या है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन. ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब ये हो गया, अब इधर देखो लेफ्ट साइड में फिगर देखो. कैन यू सी दिस फिगर? ये वाला जो पार्ट है, ये जो अभी हम, दीज आर ब्लड वेसल्स. ठीक है, दीज आर ब्लड वेसल्स. ये येलो वाला पार्ट जो हमने बनाया ना, ये ब्लड वेसल्स है. ठीक है. नाउ ग्लैंड्स जो केमिकल रिलीज करता है, अगर वो केमिकल डायरेक्ट इन ब्लड वेसल्स में चला जाए तो वैसे ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं. सभी को एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्लियर है? व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स? secretion directly goes into the blood. Secretion of glands directly goes into the blood. What is the meaning of exocrine? ब्लड वेसल्स में नहीं जाएगा. जो भी केमिकल प्रोड्यूस करेगा ग्लैंड, वो ब्लड वेसल्स में डायरेक्टली नहीं जाएगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बीच का डिफरेंस क्लियर है?
Now, there are certain glands who release certain important hormones. तो ये टेबल आपको याद करना है. So, pineal is present in, हमारे सिर में प्रेजेंट होता है, ठीक है. पिट्यूटरी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन व्हाट, सेरिबेलम के जस्ट नीचे, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगोटा के पास होता है ये. जब ब्रेन पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा पिट्यूटरी, ठीक है. ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस इज नोन एज मास्टर ग्लैंड. व्हाई इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? बिकॉज इट कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स. जो हम पढ़ेंगे ना, ओवरीज, टेस्टिस, एड्रिनलिन, थायराइड, इनको कंट्रोल करता है. दैट्स व्हाई पिट्यूटरी इज नोन एज व्हाट, मास्टर ग्लैंड. क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड, प्रेजेंट इन आर नेक. थायराइड में प्रेजेंट होता है. और सबका हार्मोन याद रखना बेटा, थायराइड ग्लैंड का क्या होता है, थायरॉक्सिन. अगर ये थायरॉक्सिन वगैरह प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, गोइटर. एंड थायरॉक्सिन इज प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन. तो आयोडीन अगर आप नहीं खाएंगे, थायरॉक्सिन पर असर होगा. थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो होगा क्या, गोइटर. क्लियर है ये चीज सभी को? 1 2 3 4. एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है. व्हाट इज दिस एड्रिनल ग्लैंड्स? एड्रिनल ग्लैंड्स इज फॉर कंट्रोलिंग इमोशंस. जैसे मान लो अचानक से आपके सामने शेर आ जाए, ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड्स जो है, एड्रिनलिन्स आपका रिलीज होना शुरू हो जाएगा और आपके रोंगटे खड़े होंगे और आप तुरंत वहां से भागोगे, ठीक है. तो एड्रिनल. क्लियर है ये चीज? एड्रिनल. फिफ्थ इज पैनक्रियाज. इंसुलिन और ग्लूकागॉन, दो हार्मोन्स रिलीज करते हैं. दिस इंसुलिन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स. इंसुलिन अगर खराब हो गया तो शुगर लेवल विल बी हाई. ओके. 6. ovaries. Ovaries glands are basically present in females and it is used to release hormone called estrogen and progesterone. ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. और ये जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, बेसिकली दीज आर व्हाट, सेक्सुअल हार्मोन्स. दीज आर ऑल पार्ट इज द मेल्स में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज. दीज आर ऑल व्हाट, sexual hormones. What are sexual hormones? Those hormones which control the primary and secondary sexual characters. ठीक है, so those are known as what, sexual hormones. तो testis will release what, testosterone. जो भी male characteristics हैं, that is being controlled by what, testosterone. और जो भी female characteristics हैं, that is being controlled by what, estrogen and progesterone. ये कुछ हार्मोन्स हैं जो आपको याद रखने, प्लीज ध्यान रखिएगा. एनसीईआरटीज में दे रखा है दूसरे चैप्टर ऑफ बायोलॉजी में, ठीक है, बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर है ना, उसमें दे रखा है, ध्यान रखिए. एक कॉमन ह्यूमन डिजीजेस का मैंने आपको लिस्ट दिया था, दैट इज वाज लिस्ट कंप्रिहेंसिव. उसमें कुछ एडिशन कर लीजिएगा. बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज. याद रखिएगा, तो रट्टा मारो जिंदाबाद. और ये इंपॉर्टेंट है, डेफिशिएंसी डिजीज ड्यू टू विटामिन. इनको डेफिशिएंसी डिजीज इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि आप ये नहीं खाओगे तो ही ये डिजीज होगा. तो विटामिन ए अगर आप अच्छे से ले रहे हैं, इनटेक है बॉडी में, तो आपको ये डिजीज नहीं होगा. अगर आप नहीं लोगे तब ये डिजीज होगा. दैट्स व्हाई दिस डिजीज आर नोन एज व्हाट, डेफिशिएंसी डिजीज. तो प्लीज याद रखिएगा.
ठीक है, नाम भी याद रखिएगा, रेटिनॉल, थायामिन, राइबोफ्लोमिन, साइनोकोबलामिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल। ठीक है, और इससे क्या होता है? ठीक है, तो स्कर्वी, रिकेट्स, ठीक है, ज़ेरोप्थैलेमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी डिजीजेस आपको याद रखने। ओके, vitamin K will be result in what? Excessive bleeding, because it is responsible for what? Blood clotting. Vitamin K, ये क्लास 8 के एनसीईआरटी से उठा के लिखा है, तो यही सब पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट यही है। सारा विटामिन याद करने की क्या जरूरत, पहले इतना कर लो जो किताब में है। इसके बाद B1 B2 B3 B4 कर लेना, पहले B1 B2 B12 C D K A ये कर ले। याद रखिएगा केमिकल नेम और साथ में कौन सा डिजीज होता है। ठीक है, तो विटामिन डेफिशिएंसी से, हार्मोन से, एक्सक्रीशन से, ठीक है, रेस्पिरेशन से कुछ पूछना हो तो बताएं। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड। रटना है बेटा, लास्ट वाला तो रटना ही है, ये तो कोई उपाय नहीं है। जो रटना है सो रटना है, क्या बोलूं उसमें, नहीं रटे, रटना तो पड़ेगा ही, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, कोई डाउट इन सारे से? नो। So after this, now we will be moving on to the last PDF of bio. ठीक है, जब खत्म हो जाए, आज हो जाए तो आज तो नहीं होगा, उस पर अभी एक आधा घंटा और बचेगा, कल सुबह बुला लेंगे, देख लेंगे जितना हो पाता है करेंगे, नहीं तो फिर आगे करेंगे। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन में हम जो डिटेल में रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। What is the difference between sexual reproduction and asexual reproduction? Asexual reproduction means what? Only one living organism is involved. Sexual reproduction का मतलब हो गया two different individuals will be involved in the process of reproduction. ठीक है, तो we will be focusing on what? Asexual reproduction, because maximum number of questions are from here itself. Okay? Asexual mode of reproduction समझ में आया सभी को क्या होता है? क्या पॉज किया, कुछ तो पॉज नहीं, व्हाट पॉज? Asexual mode of reproduction clear है, which means involvement of single individual. Involvement of single individual. So if you see the process of asexual reproduction, there are various types of asexual reproduction. Again, NCERT class 10. What is my reference? NCERT class 10. क्लास 10 का जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, तीसरा चैप्टर, दूसरा नहीं पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया। जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, ये सब याद है? जाइलम, फ्लोएम याद है? जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म याद है या नहीं है? वो था दूसरे चैप्टर में। पहला चैप्टर में क्या था? ह्यूमन, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट वाला सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सब। तीसरा वाले में क्या है? रिप्रोडक्शन। चौथा वाला भी बता दिया मैंने आपको। चौथा वाला कहाँ पढ़ा हमने? याद करो, मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाया था, याद है? मेंडल का एक्सपेरिमेंट याद है? पी प्लांट वाला मेंडल का एक्सपेरिमेंट, ये चौथे चैप्टर में है। चौथा हो गया, ये लास्ट है, रिप्रोडक्शन। जेनेटिक्स में है, जेनेटिक्स में मैंने आपको कराया था। चलिए ना, if we go with this chapter reproduction में asexual reproduction, it can be divided into various parts: fission, fragmentation, budding,
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, सबसे पहले यही करेंगे पहले, उसके बाद बाकी सब। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? तो मीनिंग एक लाइन लिख लो, ग्रोथ या ग्रोइंग न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। जैसे कि लीव से बना लिया नया ऑर्गेनिज्म, स्टेम से बना लिया नया ऑर्गेनिज्म, उसके बाद आपका जो रूट्स है उससे बना लिया नया ऑर्गेनिज्म। दिस इज व्हाट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, थ्रू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दिस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा आर्टिफिशियल। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या? आर्टिफिशियल। तो दिस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज डन इन वेरियस वेज। पहला है कटिंग, दूसरा है लेयरिंग, तीसरा है ग्राफ्टिंग और चौथा है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को और क्या बुलाते हैं? माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में ये चार हैं, तो एक एक करके इन चारों को देखते हैं। द फर्स्ट वन इज कटिंग। तो अगर आपने कभी जीवन में रोज का प्लांट लगाया हो, ठीक है, तो रोज के स्टेम को आप काटते हो, नई जगह पर लगाते हो और फिर नया प्लांट बन जाता है। तो कैसा होता है कटिंग का प्रोसेस? आप पेरेंट प्लांट से इसको काटिए, इसको जमीन में लगाइए और एक नया प्लांट बन जाएगा। तो क्या यहां पर दो प्लांट की जरूरत पड़ी? नहीं, नहीं पड़ी ना, एक ही प्लांट से हो गया। तो सिंगल इंडिविजुअल से ही आप नया इंडिविजुअल क्रिएट कर रहे हो। दिस हैपेंस इन द केस ऑफ रोज। और भी प्लांट्स होते हैं, लेकिन जो एग्जांपल बुक में दे रखा है बेटा उतना करो और खुश रहो। ठीक है, नेक्स्ट इज लेयरिंग। ठीक है, सेकेंड इज लेयरिंग। लेयरिंग दो तरीके का होता है बेटा, एक होता है माउंट लेयरिंग और एक होता है सिंपल लेयरिंग। लेयरिंग देखो क्या करते हैं लेयरिंग में। दिस इज माई मेन प्लांट। इस मेन प्लांट का एक ब्रांच लिया और उसको जमीन के अंदर लगा दिया ऐसे। कुछ दिन बाद ये जो जमीन वाला प्लांट है ना, यहां से रूट्स ग्रो होने शुरू हो जाएंगे और फिर आप क्या करोगे? इस पार्ट को यहां से काट दोगे। आप क्या देखोगे कुछ दिन बाद? ये अपना प्लांट नया बन गया इंडिविजुअली और ये पेरेंट प्लांट एज इट इज यहां पर खड़ा है। सिंपल लेयरिंग समझ में आया सभी को? ब्रांच को काटा, मिट्टी के अंदर डाला, मिट्टी में रूट्स ग्रो होने शुरू हो गए, उसके बाद पहले प्लांट से अलग कर दिया। ठीक है, व्हाट हैपेंस इन माउंट लेयरिंग? ये सिंगल प्लांट है। ठीक है, सिंगल प्लांट है। आप क्या करते हो? ब्रांच को मिट्टी में डालने के बजाय यहीं पर मिट्टी डाल देते हो। यहां पर मिट्टी डालने की वजह से क्या होता है कि यहीं पर रूट्स निकलने शुरू हो जाते हैं ऐसा। ठीक है, तो हर इंडिविजुअल स्टेम का अपना अपना रूट है, आप उसको फिर बाद में अलग कर दो। दिस इज द केस ऑफ व्हाट? माउंट लेयरिंग। ठीक है, हर स्टेम का अपना अपना रूट हो जाएगा। जैसे कि देखो, ये वाला स्टेम का अपना रूट, ये वाला स्टेम का पीछे की रूट, ये वाले स्टेम का अपना रूट। ठीक है, एक प्लांट से काफी सारे प्लांट बना लिया। लेयरिंग। लेयरिंग क्लियर है सभी को?
लेयरिंग क्लियर है सभी को? थर्ड, ग्राफ्टिंग. व्हाट हैपेंस इन ग्राफ्टिंग? हम क्या करते हैं ग्राफ्टिंग में, दो अलग अलग प्लांट लेते हैं. दिस इज माई प्लांट नंबर 1, इसको ऐसे काट दिया, एंड दिस इज माई प्लांट नंबर 2. ये प्लांट नंबर 2 का पार्ट है, ये प्लांट नंबर 1 का पार्ट है. इन दोनों को आपस में इस तरीके से चिपकाते हैं और बांध देते हैं. कुछ समय बाद आप देखोगे यहां से नया प्लांट होना शुरू होगा, और यहां पर मिट्टी रखा जाता है बेटा, मिट्टी में रूट्स ग्रो हो जाते. नाउ इसका फायदा ये होता है, चूंकि ये दो डिफरेंट प्लांट से आया है ना, ये प्लांट नंबर 1 और प्लांट नंबर 2, तो ये जो नया प्लांट बनेगा इसमें दोनों की क्वालिटी होगी. ठीक है, दोनों की क्वालिटी होगी. ग्राफ्टिंग क्लियर है सभी को? द लास्ट वन वाज माइक्रो प्रोपैगेशन. माइक्रो प्रोपैगेशन में क्या करते हैं बेटा, यहां से ये जो प्लांट है, ठीक है, उसका एक छोटा सा हिस्सा लिया जाता है. इस छोटे से हिस्से को लैब में ले जाते हो, और इस लैब में इस छोटे से हिस्से को थ्रू वेरियस केमिकल्स आप न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हो. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हो. न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट यू विल सी कि लैब में ही इनके रूट्स ग्रो होने शुरू हो जाते हैं. थोड़ा एक महीना बाद आप देखोगे कि छोटे छोटे प्लांट्स आ गए. ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स बन गए. इनको आप ले जाते हो नर्सरी में. ठीक है, नर्सरी में ले जाने के बाद उनको थोड़ा सा और टाइम देता है, थोड़ा सा और बड़ा होने के लिए, और फाइनली आप जब थोड़ा बड़ा और हो जाता है तो उसको बेचने के लिए बाजार में ले आते हैं. तो माइक्रो प्रोपैगेशन या फिर टिश्यू कल्चर में आप बेसिकली क्या कर रहे हो, प्लांट को जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा दैट इज गिवन इन लैब. रूट के थ्रू न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, सब कुछ लैब में आर्टिफिशियली दे रहे. सो दैट्स वाई टिश्यू कल्चर. क्लियर है? ध्यान यही रहे, asexual mode of reproduction is faster than sexual mode of reproduction. Sexual mode of reproduction. ठीक है, asexual mode of reproduction is faster than sexual mode of reproduction. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट asexual mode of reproduction. कुछ पूछना हो किसी को, anything that needs to be asked? वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में कुछ पूछना हो किसी को, एनीथिंग? वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? नो सर. चलिए, सो देर आर लेफ्ट ओवर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया, रीजनरेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, प्लस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, प्लस ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर, प्लस रिफ्लेक्स आर्क, प्लस ये बोन्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया, प्लस टीथ के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया, प्लस टंग के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया. ये कुछ चीजें हैं जो बची हैं, इनको फिर हम अगली क्लास में करेंगे. ठीक है.
आज के लिए बस इतना ही, इतना काफी है। इसको पढ़िए, इसको रीड कीजिए, और जो भी रिमेनिंग पोर्शन है दैट विल बी डन इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज की क्लास से किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग? रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ भी, किसी में कुछ डाउट हो किसी को भी? एक लास्ट पोर्शन बच गया है और आपका बायोलॉजी भी ओवर हो जाएगा। ओके, किस दिन क्लासेस होगी मैं बता दूंगा, एक लेक्चर बचा है उसका, तो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। कुछ पूछना हो किसी को? नो वन? सो आइए फिर 30 जून को मिलिए, मिलते हैं पटना में। कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो तो आप मुझसे आकर बात कर सकते हैं। आई विल बी कमिंग टू पटना ऑन 30 जून, 11 11:30 बजे के बाद आना। ठीक है, आई विल बी फ्री एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। सेंटर पर, पटना सेंटर, इम्तिहान। ओके, ये जो आपका वो है ना, बोरिंग रोड वाला सेंटर, वहां पर आई विल बी देयर। ओके, तो कोई डाउट हो या कुछ परेशानी हो तैयारी वैयारी में, आके मेरे से पूछ सकते। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय एवरीवन।